जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर, एक ऐसे टॉपिक पर जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपके देश का एक ऐसा हिस्सा जो काफ़ी चर्चा में बार बार रहता है और लेकिन इस बार कुछ ऐसी घटना घटी है जो इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई है, हमारे खगोल शास्त्र से जुड़ी हुई है, साइंस से जुड़ी हुई है। लद्दाख हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा है जो जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक केंद्र शासित राज्य बना हुआ है। लद्दाख के आसमान जो हैं लाल हो गए थे। क्या है कारण, इनको जानने की कोशिश करेंगे और इसमें कई सवालों को हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो सोलर स्टॉर्म है, क्या वो खतरे है या खतरे की उसकी कहानी क्या है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और दुनिया में संचार और जीपीएस सिस्टम क्यों बाधित हो रहा है, इन पर भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो आपको बता दें कि भारत का लद्दाख सहित दुनिया के कई हिस्सों में आसमान एक अनोखी रोशनी से लाल हो गया था और इस तरह की रोशनी आमतौर पर नॉर्वे जैसे पृथ्वी के ध्रुवीय इलाकों के देशों में दिखती है। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पर सूरज को आप इतने पास से उगते हुए देखेंगे जैसे लगेगा कि आप सूरज के पास ही हैं। अरोरा बोरेलिस या नॉर्दर्न लाइट्स कही जाने वाली इस रोशनी के पीछे वजह है सूरज से उठने वाला तूफान। वैज्ञानिकों ने इस सोलर स्टॉर्म को बीते 2 दशकों का सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक सोलर स्टॉर्म बताया है। अब आपके मन में सवाल बन रहे होंगे कि सोलर स्टॉर्म है क्या और ये बनता कैसे है और पृथ्वी से टकराने के बाद यह कितनी तबाही ला सकता है। तो सारी चीज़ों के जवाब आपको यहीं पर मिलेंगे एमपीएस हिंदी पर। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सूरज की सतह पर ऐसा क्या होता है जिससे इस सोलर स्टॉर्म का बनना होता है या सोलर स्टॉर्म बनता है। तो इसको समझने के लिए पहले सूरज की ऊपरी सतह को हमें समझना होगा। हम सूरज के जिस हिस्से को पृथ्वी से देखते हैं उसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। ये कोई ठोस सतह नहीं है, बस यह हमें एक गोल चमकदार आकृति सा दिखता है। इसके ऊपर सूरज का एटमॉस्फेयर यानी वातावरण होता है। इस एटमॉस्फेयर की सबसे निचली परत जो होती है क्रोमोस्फेयर कहलाती है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है सूरज का, वहाँ का जो वातावरण है उसकी जो सबसे निचली परत है उसे क्रोमोस्फेयर कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी की सबसे निचली परत हम कहते हैं क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, इस प्रकार से जो मंडल बने हैं उसी प्रकार से सूरज के जो मंडल है, वातावरण है, उसकी सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, क्रोमोस्फेयर कहते हैं। सूरज की सबसे निचली परत क्रोमोस्फेयर कहलाती है और पृथ्वी की सबसे निचली परत जो वातावरण की होती है उसे हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जबकि सबसे ऊपरी परत को कोरोना कहते हैं। जो सूरज का सबसे ऊपरी परत होता है उसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। ठीक है, सूरज की रोशनी के चलते सामान्य तौर पर कोरोना नहीं दिखता है, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान या फिर खास यंत्रों के जरिए इसे देखा जा सकता है। इसी कोरोना पर कुछ घटनाएं होती हैं जिनसे सोलर स्टॉर्म पैदा होता है। सूरज गर्म प्लाज्मा गैसों से बना एक गोला होता है। सूरज लगभग 450 करोड़ साल पुराना गोल चमकता हुआ और बेहद गर्म तारा है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि सूरज क्या है। तो सूरज क्या है, एक तारा है। ठीक है, कैसा तारा है, गर्म तारा है, इसे हम ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, सूरज हमारी पृथ्वी की तरह किसी ठोस चीज का गोला नहीं होता है। यह इलेक्ट्रिकली चार्ज यानी कि आवेशित प्लाज्मा गैस का बना होता है। यह आवेशित प्लाज्मा सूरज पर अलग अलग जगह अलग अलग वेग से घूमते रहता है। सूरज के केंद्र में हाइड्रोजन और हीलियम होती है। सूरज का सबसे गर्म हिस्सा इसका अंदरूनी कोर है, जहां पर तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक होता है। इतने ज़्यादा तापमान के चलते न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन होता है, जिससे अपार ऊर्जा पैदा होती है। विस्फोटों के अलावा सूरज में या सूरज के द्वारा ऐसी कई क्रियाएं होती हैं जो सूरज के सौर मंडल को प्रभावित करती हैं। अब आपके मन में सवाल कई प्रकार के बन रहे होंगे। इसी में एक सवाल और बन रहा होगा आपके मन में कि सूरज की सतह पर जो कुछ भी होता है वह एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो ये क्यों जुड़ा होता है, यानी कि सूरज की सतह पर होने वाली प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं। तो इसकी जो भी घटनाएं होती हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं। इन सारी चीज़ों को जानने की हम कोशिश
करने वाले हैं। फिर से आपको याद दिलाता हूं, चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। यहां पर आपको प्रामाणिक न्यूज़ मिलती है, प्रामाणिक चीज़ें मिलती हैं और आपके ज्ञान में वृद्धि करती हैं। आप चाहे किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सूरज की सतह पर होने वाली प्रमुख घटनाएं कौन सी होती हैं, और हमने आपको बताया कि सूरज की सतह पर जो कुछ भी होता है वो सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा होता है। सोलर प्रोमिनेंस क्या होता है? अब एलईडी बल्ब का ज़माना है हमारे समय में। अब एलईडी बल्ब आ चुके हैं। पहले और तरह के बल्ब होते थे जो शीशे के बने होते थे, और जैसे ही हम उसको लगाते थे बिजली ज़्यादा खाता था और साथ ही साथ जल्द गर्म हो जाता था और फ्यूज होने के भी चांसेस ज़्यादा होते थे। लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं कि एलईडी बल्ब है जो ऊर्जा को कम से कम खींचता है और हमें प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा देता है। लेकिन आपने 100 वाट का जो फिलामेंट वाला बल्ब देखा है, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि शीशे का बना होता है, सोलर प्रोमिनेंस को वही जलता हुआ सा फिलामेंट समझ लीजिए। बल्ब के अंदर अर्धगोलाकार फिलामेंट तार का होता है। अगर इसका एक सिरा टूट जाए तो फिलामेंट जलना बंद हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि घर में जो बल्ब लगा होता है, जब 100 वाट का जो बल्ब होता था शीशे का, कांच का, जिसके अंदर फिलामेंट लगा होता था, तो वो जब फ्यूज हो जाता था तो लोग उसे उठाकर देखते थे कि उसका क्या तार टूट चुका है। तो अगर उसका एक भी सिरा टूटा होता था तो लोग कहते थे बल्ब फ्यूज हो गया है। तो उसी तरह से सूरज के ऊपर भी ये घटनाएं होती हैं। अगर उसका एक सिरा टूट जाता है तो फिलामेंट जलना बंद हो जाता है। उसी प्रकार की घटनाएं वहाँ पर होती हैं। वहीं सोलर प्रोमिनेंस फोटोस्फीयर से शुरू होकर सूरज के बाहरी एटमॉस्फेयर यानी कोरोना तक आता है। ठीक उसी तरह जैसे कि सूरज के बाहर हजारों किलोमीटर का एक जलता हुआ तार अर्धवृत्त के आकार में बाहर निकला हो। सोलर एक्टिविटी क्या होती है? तो सूरज की ऊपरी सतह बहुत व्यस्त रहती है। इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज गैसें रहती हैं, जिनके चलते बहुत ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड्स का इलाका बनता है। सूरज की आवेशित गैसें जिनकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बनी हैं, वो कोई स्थिर चुंबक नहीं होती हैं, बल्कि लगातार इधर उधर मूव करती हैं। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी मुड़ती है, सिकुड़ती है, फैलती है या अपना रास्ता बदलती रहती है। मैग्नेटिक फील्ड्स की इस गति को ही सोलर एक्टिविटी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि सन स्पॉट क्या होता है। तो जब सोलर साइकिल अपनी मैक्सिमा पर होती है, ठीक है, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमा पर होती है, यानी जब इसकी सबसे एक्टिव स्टेज चल रही होती है, तब की हम बात कर रहे हैं, तब सूरज सबसे ज़्यादा सन स्पॉट बनाते हैं। सूरज के सन स्पॉट मतलब काले धब्बे, ठीक है। तो सूरज के सन स्पॉट का मतलब क्या होगा? काले काले धब्बे। सूरज की सतह पर जहाँ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ सूरज की अंदरूनी एनर्जी अंदर ही रुक जाती है, इसीलिए काला धब्बा सा दिखता है। अब हम बात कर रहे हैं सोलर फ्लेयर के। सन स्पॉट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के आपस में उलझने, एक दूसरे को क्रॉस करने या फिर आपस में मिलने के कारण अचानक भयंकर विस्फोट होता है। इस विस्फोट को ही सोलर फ्लेयर कहते हैं। इस विस्फोट के चलते दो काम होते हैं। एक कि कुछ ही मिनट में बहुत ज़्यादा मात्रा में सूरज से एनर्जी रिलीज होकर स्पेस में जाती है। दूसरा, एक्स रेस से लेकर गामा रेस तक हर वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होती है। अब हम बात करते हैं उस सवाल की जो बहुत बड़ा सवाल होगा, CME का, यानी कि कोरोनल मास इजेक्शन क्या है और इससे सोलर स्टॉर्म कैसे आता है। तो कोरोनल मास इजेक्शन CME के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। CME और सोलर फ्लेयर दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। पहले माना जाता था कि सोलर फ्लेयर्स के साथ ही सूरज के कोरोना से CME की घटना भी होती है, लेकिन अब वैज्ञानिक मानते हैं कि हर CME के साथ सोलर फ्लेयर हो ऐसा जरूरी नहीं है। CME के नाम से अर्थ निकलता है सूरज की कोरोना लेयर से किसी चीज़ का बाहर आना। ये दरअसल बड़े बड़े गैस के बबल हैं जिन पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिपटी होती हैं। जब सूरज से एक CME रिलीज होता है तो उसके साथ साथ स्पेस में सूरज के करोड़ों टन चार्ज पार्टिकल भी रिलीज होते हैं। ये पार्टिकल
30 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। अगर इन कणों की दिशा पृथ्वी की तरफ है तो पृथ्वी पर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आ सकता है। इस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म को ही दूसरे शब्दों में सोलर स्टॉर्म कहते हैं। इस तूफान का मतलब है पृथ्वी की अपनी मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टरबेंस हो जाता है। ठीक है, जो पृथ्वी का अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें बदलाव हो जाते हैं। CME के करोड़ों टन चार्ज पार्टिकल के चलते CME की एक बेहद ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और ये मैग्नेटिक फील्ड जब पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है तो एक भयंकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अवरोध पैदा होता है। सोलर स्टॉर्म इसी अवरोध का प्रभाव है। सोलर स्टॉर्म का पहला लक्षण है ऑरोरा, माने आकाश में रोशनी जो कि इतनी तेज होती है कि रात में अखबार पढ़ा जा सके। इसके अलावा भी सोलर स्टॉर्म पृथ्वी पर कई तरह के बुरे प्रभाव डाल सकते हैं। सूरज की सतह पर होने वाली प्रमुख घटनाएं हमने चर्चा की हैं, लेकिन कुछ और घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो शॉर्ट में हम जानेंगे। ठीक है, सोलर प्रोमिनेंस यह कभी एक दिन के लिए बनता है तो कभी कोरोना में ही महीनों तक बना रह सकता है। अब बात करेंगे सोलर एक्टिविटी की। एक सोलर साइकिल करीब 11 साल की होती है। सोलर साइकिल की स्टेज बढ़ने पर सोलर एक्टिविटी भी बढ़ती है। सन स्पॉट के बारे में अगर हम बात करें तो सूरज के इन काले धब्बों पर करीब 6500 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान रहता है। जैसा कि हमने बताया कि सन स्पॉट क्या होता है। सन स्पॉट का मतलब होता है कि सूरज के ऊपर जो काले धब्बे दिखाई देते हैं वो सन स्पॉट होते हैं और ये करीब 6500 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान इसमें रहता है। सोलर फ्लेयर की हम चर्चा कर रहे थे। वैज्ञानिकों ने सोलर फ्लेयर को उनकी वेवलेंथ के मुताबिक 3 कैटेगरी में बांटा है। एक्स क्लास से के सोलर फ्लेयर्स बहुत बड़े होते हैं। ये पृथ्वी के ऊपरी वातावरण में लंबे समय तक चलने वाले रेडिएशन वाले तूफान पैदा कर सकते हैं। एम क्लास फ्लेयर्स कुछ समय के लिए दुनिया के कुछ हिस्सों में रेडियो संचार बाधित कर सकते हैं या फिर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में हल्का रेडिएशन स्टॉर्म ला सकते हैं। वहीं सी क्लास के फ्लेयर्स का पृथ्वी पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। बात करते हैं कोरोनल मास इजेक्शन की, CME की, जिसकी चर्चा हमने पीछे अभी कर ली है। नासा के मुताबिक CME रेडिएशन और सूरज के पार्टिकल्स के गोले हैं जो मैग्नेटिक लाइंस फील्ड के एक साथ आने पर बहुत तेज़ी से फटते हैं। CME के कणों की ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड के पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के साथ टक्कर होने से सोलर स्टॉर्म बनता है। एक बड़ा सवाल है कि सोलर स्टॉर्म से पृथ्वी पर क्या फ़र्क पड़ता है और कौन से खतरे पृथ्वी पर हो सकते हैं। तो सोलर स्टॉर्म यानी कि इससे क्या क्या हमारी पृथ्वी पर प्रभाव पड़ते हैं उसको जानने की कोशिश हम करते हैं। CME पृथ्वी पर कितना प्रभाव डालेगा ये कई कारकों पर निर्भर करता है। मसलन इसकी स्पीड क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी ताकतवर है और उसकी दिशा क्या है। अगर इसकी दिशा सीधे पृथ्वी की तरफ है तो इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। सोलर तूफान से वायरलेस कम्युनिकेशन, GPS और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज ठप हो सकती है। एयरलाइंस, रेडियो और ड्रोन कंट्रोल करने वाली मशीनों के ऑपरेशन में दिक्कत आ सकती है। उड़ानें रद्द करनी पड़ सकती है। पानी के जहाज़ों को अपना रास्ता बदलना पड़ सकता है और रेडियो के लो फ्रिक्वेंसी चैनल ठप पड़ सकते हैं। यानी कि संचार और परिवहन दोनों में ये बाधा डालने की पूरी ताकत रखता है। जब CME के चार्ज्ड पार्टिकल पृथ्वी से टकराते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो सकता है, जिसके चलते बिजली की सप्लाई की लाइनें खराब हो सकती हैं। बिजली के यंत्र काम करना बंद कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर सोलर स्टॉर्म बहुत शक्तिशाली हो तो एस्ट्रोनॉट्स और स्पेस में घूम रही सैटेलाइट्स तक के लिए खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि सोलर स्टॉर्म्स को लेकर अभी बहुत व्यापक और पुष्ट जानकारियां वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। इसलिए नासा जैसी स्पेस रिसर्च एजेंसियां रोजाना सोलर एक्टिविटी को मापती हैं। एक बड़ा सवाल है कि लद्दाख जो हमारे देश का एक अहम हिस्सा है उसके आसमान लाल होने के पीछे की वजह क्या हो सकती है या क्या वजह थी। तो जैसा कि हमने बताया, हमारा सूरज 11 साल के एक सोलर साइकिल में कई सौर गतिविधियां करता है। इस समय यह साइकिल अपने चरम पर है, इसलिए सूरज लगातार बिना रुके सौर मंडल में प्लाज्मा का विस्फोट कर रहा है, यानी सोलर फ्लेयर पैदा कर रहा है। जब पृथ्वी पर इन विस्फोटों की फायरिंग लाइन में होती है तो पृथ्वी पर इसका प्रभाव दिखता है।
मई महीने के पहले सप्ताह में पृथ्वी की दिशा में कई सोलर फ्लेयर यानी कि सौर हवाएं और कई कोरोनल मास इजेक्शन हुए हैं। इनके चलते पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी कि जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है से टकराने से पृथ्वी पर 2 दशकों बाद सबसे बड़ा ताकतवर सोलर स्टॉर्म आया है। साथ ही तेज औरोरा यानी कि औरोरा का मतलब होता है रोशनी पैदा हुई है। इसे 500 सालों के सबसे तेज औरोरा में से एक गिना जा रहा है। बात करते हैं CME के चलते जो तेज रोशनी जिसे हम औरोरा कहते हैं कैसे पैदा होती है। तो उत्तरी ध्रुव के पास नॉर्वे जैसे देशों में टूरिस्ट खास तौर पर नॉर्दर्न लाइट्स देखने जाते हैं। हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ पर जब सूरज उगता है उसी को ही देखने के लिए लोग जाते हैं, क्योंकि उसकी खूबसूरती ही अलग अनुभव प्रदान करती है। ध्रुवीय इलाकों में औरोरा इसलिए आसानी से दिखता है क्योंकि यहाँ पर धरती की मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेज होती है। हमारी धरती का मैग्नेटोस्फीयर या चुंबकीय क्षेत्र सूरज से आने वाली तेज और सौर हवाओं को रोकने का काम करता है। यानी कि जो हमारी धरती है ये मैग्नेटोस्फीयर या चुंबकीय क्षेत्र सूरज से आने वाली जो तेज सौर हवाएं हैं उन्हें रोक देती हैं। जब ताकतवर CME के चलते सौर हवाएं बहुत तेज होती हैं तो ये धरती की मैग्नेटिक फील्ड सूरज के हाई एनर्जी कणों को पूरी तरह नहीं रोक पाता है। ये पार्टिकल जब पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसों से मिलते हैं तो अपना चार्ज इन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस ट्रांसफ़र के चलते फोटॉन पैदा होते हैं जिनमें रोशनी निकलती है। इस रोशनी का रंग भी अलग अलग हो सकता है जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि ये किस गैस से निकल रहे हैं और इनकी वेवलेंथ कितनी है। मिसाल के लिए ऑक्सीजन गैस की वजह से लाल और हरे रंग की ऑरोरा लाइट दिखती है, वहीं नाइट्रोजन गैस के चलते नीली और बैंगनी रोशनी पैदा होती है। अब एक सवाल आपके मन में बन रहा होगा कि इस बार आया सोलर स्टॉर्म सबसे शक्तिशाली क्यों कहा जा रहा है और क्यों इसको माना जा रहा है कि सबसे ताकतवर सोलर स्टॉर्म था। तो बीते साल 2023 में सूरज पर 11 साल के साइकिल की पीक एक्टिविटी शुरू हुई थी। तब वैज्ञानिकों ने कहा था कि सोलर मैक्सिमा यानी साइकिल का सबसे तेज एक्टिविटी वाला समय अनुमान से पहले शुरू होगा। वैज्ञानिकों ने 2024 में सोलर मैक्सिमा शुरू होने की भविष्यवाणियाँ की थी। 7 मई 2024 को 2 सोलर फ्लेयर देखे गए। ये आने वाले सौर तूफान के शुरुआती संकेत थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो उनमें बताया गया, एक मीडिया रिपोर्ट्स इंडिया टुडे के द्वारा लाई गई थी, उसकी खबर की अगर हम माने तो 7 मई से 11 मई तक कई ताकतवर सोलर फ्लेयर और कुल 7 CME पृथ्वी की दिशा में बढ़े और इस दौरान 8 सबसे शक्तिशाली कैटेगरी यानी X क्लास के सोलर फ्लेयर देखे गए। ये सोलर फ्लेयर सन स्पॉट AR3664 में हुए विस्फोट से पैदा हुए थे। ये सन स्पॉट पृथ्वी से 15 गुना ज़्यादा चौड़ा था। ये इतना बड़ा सन स्पॉट है जिसे बिना किसी लेंस के नंगी आंख से देखा जा सकता है। सन स्पॉट से निकले CME 48 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराए, जिनके बाद 10 मई और 11 मई के बीच भारत में लद्दाख सहित दुनिया के कई हिस्सों में तेज औरोरा यानी कि प्रकाश देखा गया। नासा के साइंटिस्ट के मुताबिक सभी CME एक ही साथ पृथ्वी पर पहुंचे, जिसके चलते 11 मई 2024 को साल 2003 के बाद से अब तक का पृथ्वी पर सबसे ताकतवर सोलर स्टॉर्म आया। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म इंडेक्स KP में इसकी तीव्रता 9 की थी। ये अब तक दर्ज हुए सबसे बड़ा आंकड़ा है, यानी कि 9 KP में इसकी तीव्रता को आंका गया था। अब हम आखिरी सवाल पर आते हैं और उसकी चर्चा कर ही लेते हैं। क्या इस सोलर स्टॉर्म से पृथ्वी पर कोई खतरा होगा? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस साइंसेज इंडिया यानी कि CESSI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस साइंसेज इंडिया CESSI के साइंटिस्ट की गणना के मुताबिक जिस AR3664 मेगा सन स्पॉट में विस्फोट हुआ वह सामान्य चमक पैदा करने वाले सन स्पॉट की तुलना में 4 गुना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट और एनर्जी वाला था। इस बीच अमेरिका स्थित नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि NOAA के स्पेस वेदर प्रोडिक्शन
सेंटर ने भी पूरी दुनिया के लिए अलर्ट जारी किया और पावर ग्रिड और कमर्शियल सैटेलाइट्स के ऑपरेटरों को जानकारी भेजी। इस अलर्ट के बाद ध्रुवीय इलाकों में बर्फ़ की चादरें या वहाँ की जो चादरों की स्टडी करने वाला नासा के मिशन ICS-SAT-2 सहित कई बड़े मिशन अलर्ट पर आ गए। स्पेस एक्स ने अपने स्टार लिंक सैटेलाइट्स को बचाने के लिए उपाय करने शुरू कर दिए, क्योंकि स्पेस एक्स ने अपने स्टार लिंक सैटेलाइट्स के जरिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी योजनाएं दुनिया के लिए बना रखी हैं और उसमें एक बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है। और विज्ञान की दृष्टि से और दुनिया के डेवलपमेंट की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं और इनको बचाना बहुत ही ज़रूरी था और इसको बचाने के उपाय शुरू कर दिए गए थे। इन सैटेलाइट्स पर सोलर स्टॉर्म का दबाव था। भारत के 50 सैटेलाइट्स को बचाने के लिए इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी यानी कि MCF भी हरकत में आई। ये भी कहा गया कि सोलर स्टॉर्म के चलते संचार और GPS सिस्टम भी बाधित हुए। हालांकि नासा का कहना है कि तूफान की वजह बनने वाला मेगा सन स्पॉट अब सूरज की दूसरी तरफ है और पृथ्वी सुरक्षित है। हालांकि ये सन स्पॉट अभी खत्म नहीं हुआ है, मंगल ग्रह से भी सूरज का धब्बा दिखाई देने लगा है। तो ये जो प्राकृतिक और दैवीय आपदा जिन्हें कहा जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है, हमारे यहाँ एक कहावत है कि आप सभी से बच सकते हैं, प्रकृति से नहीं बच सकते हैं। तो ये है प्रकृति। आप कितना भी डेवलपमेंट कर लें, डेवलप हो जाएं, लेकिन प्रकृति जब चाहेगी तो कोरोना जैसी महामारी और सूरज के ये सारे चक्र आगे बढ़ेंगे। और आपको पता है कि सूरज एक ऐसा प्रभाव डालता है पृथ्वी पर, अगर सूरज ना हो तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा, क्योंकि सूरज की ही ऊर्जा से हमारे लिए भोजन पैदा किया जाता है। पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाया जाता है और अगर सूरज ही नहीं रहा तो हमारी पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति को बचाए रखिए। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि ये सोलर स्टॉर्म क्या है, सोलर सिस्टम से जुड़ी सारी चीज़ें हमने आपको बताने की कोशिश की, जो ये तय करता है कि हमारी जो आसमान है, लद्दाख का आसमान है या दुनिया के कुछ और हिस्सों के आसमान थे, वो लाल क्यों हो गए थे। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से एक्सप्लेन कर ली हैं। चैनल पर नए हैं तो फिर से आपसे एक बार कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।